नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं ताकि कर सके आपके मदद, सिखा सके आपको निवेश के गुर। आप भी आ सकते हैं योर मनी में, अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बेहतर बनाए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, योर मनी आपकी मदद के लिए तैयार है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी हमें भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #ask yourmoney लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। यह है तरीका शो में आने का, और ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद है, विकास पुरी हैं जो कि पार्टनर हैं, और साथ ही हेड वेस्ट जोन के कंप्लीट सर्कल कैपिटल से। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज सवाल ले उससे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारी कन्वीनियंस के लिए बैंक्स ऑफर करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं या क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, ये समझते हैं विकास जी से। तो विकास जी बताइए, क्या व्यू आपका? धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, जिंदगी हमारी जो होती है वो दो पहियों पे चलती है। एक चलती है हमारी फिजिकल हेल्थ और एक चलती है फाइनेंशियल हेल्थ। एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं कि जब हम खूब सारा खाना खाते हैं और यदि हम एक्सरसाइज ना करें और उस खाने को, उस कैलोरीज को बर्न ना करें, तो हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हो सकती है। हम एज ए अपीयरेंस आउट ऑफ शेप चले जाते हैं। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप सही तरीके से यूज करें तो आपकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है, आपका जो सिबिल स्कोर है, क्रेडिट हिस्ट्री है, उसको बहुत अच्छा कर देता है। और वहीं अगर क्रेडिट कार्ड को अगर हम एक्स्ट्रा यूज करें और उसको रीपेमेंट ना करें तो ये हमारे लिए एक बहुत घातक प्रोडक्ट सिद्ध हो सकता है। सो क्रेडिट कार्ड का यूज जो है वो ऐसा है कि आपने जो भी यूज किया, यदि आप उसको यूज करने के बाद में उसका रीपेमेंट रेगुलरली कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। ओके लेकिन विकास जी एक चीज और बताइए, अगर हम क्रेडिट कार्ड के पॉजिटिव्स की बात करें तो क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे भी हैं जो क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हुए डरते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाते हुए डरते हैं। उनको लगता है कि शायद हम ज्यादा खर्च कर लेंगे और फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो उन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो थोड़े से रिलक्टेंट हैं यूज करने को लेकर, या फिर जो खरीदने से पहले वेट कर रहे हैं? क्या सजेशन रहेंगे उनके लिए? दीपाली जी, क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी या मुसीबत एकदम से आन पड़े, कोई फाइनेंशियल जिसको रिक्वायरमेंट हो, उसका ये साथी है। दूसरा, ये आपके लिए पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड पॉइंट्स। यदि कोई व्यक्ति अपना महीने का सारा खर्चा जो है क्रेडिट कार्ड से कर रहा है और टाइमली पे कर रहा है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं छोड़ता, तो उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है क्रेडिट कार्ड। और रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत ही ल्यूक्रेटिव भी होते हैं, जिसमें कई बार लोगों की साल भर के जो 3-4 एयर ट्रेवल रहते हैं वो फ्री निकल जाते हैं, या आपके होटल के स्टेज फ्री निकल जाते हैं, या कई बार वो क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं आप वापस कैश में कन्वर्ट करके, यानी कि आपका जो बिल है उसमें पार्शियली उसका जो भुगतान हो सकता है वो भी हो सकता है। तो इट इज अ पैसिव इनकम अगर बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाए। और दूसरा, मैंने जैसे बोला कि ये इमरजेंसी का साथी है। बहुत बार हॉस्पिटलाइजेशन होती है और इमरजेंसी में अगर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन हो, कुछ ऐसी हो जहां अर्जेंसी में हॉस्पिटल गए और जो जब तक पूरी कार्रवाई करनी है, पेपर वर्क करना है, इमीडिएटली हॉस्पिटल बोलता है कि हमें कोई डिपॉजिट दीजिए, बाकी का पेपर वर्क बाद में करेंगे। उन सब चीजों की तैयारी के लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये मेरे साथ पर्सनल भी हुआ है, मैंने पर्सनल भी यूज किया है। सो इसलिए क्रेडिट कार्ड अगर विजडम के साथ रखा जाए, डिसिप्लिन के साथ रखा जाए, तो ये आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो ये एक डिसिप्लिन के ऊपर है कि आप कितने डिसिप्लिन से उसको यूज करते हैं। यदि आप में वो सेल्फ कंट्रोल है, आप कैरिड अवे नहीं हो जाते मॉल्स में या कहीं भी जाए और एकदम से क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया और बाद में उसकी पेमेंट की क्षमता अगर आप में नहीं है, तो फिर ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। बिकॉज आपका सिबिल स्कोर अगर एक बार खराब हो गया तो जितने भी लोन्स हैं वो या तो मिलना मुश्किल हो जाएंगे, या मिलेंगे तो उनका इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर अधिक लगाया जाएगा। ओके अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे। आमतौर पे क्रेडिट कार्ड्स को बैंक्स उन कंज्यूमर्स को भी रेकमेंड करते हैं जिनका सिबिल स्कोर खराब है। तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो ऑफर करते हैं ये स्कीम कि आप एफडी कीजिए, एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनवाइए, टाइमली रीपेमेंट कीजिए, तो आप अपना क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के यूसेज से
आपके सिबिल स्कोर पे क्या फर्क पड़ता है, और क्या ये बात सही है कि अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, टाइमली यूज करते हैं, पुराना सिबिल स्कोर खराब है तो उसको बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल सही। तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जब अप्लाई किया जाता है तो सिबिल स्कोर हल्का सा डाउन होता है, बट द मोमेंट क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री, यदि वो टाइमली पेमेंट हो रही है, जितनी बार स्पेंडिंग हो रही है उतनी बार उसका रीपेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट कार्ड स्कोर इंप्रूव होना शुरू कर देता है। बिकॉज आपकी ये क्रेडिबिलिटी दिखाता है कि आप टाइमली पे करते हो जो भी आप क्रेडिट ले लो। अल्टीमेटली क्रेडिट कार्ड का मतलब ये उधार वाला कार्ड है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है, बैंक आपको पैसा वो दे रहा है एज ए क्रेडिट, आप उसको यूज करिए और रीपे करते जाइए। तो बहुत सारे केसेस में जो क्रेडिट ब्यूरो, जो कंपनीज होती है जो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए हेल्प करती है, वो सजेस्ट करती है कि आप किसी तरीके ये क्रेडिट कार्ड लीजिए और टाइमली पे करते रहिए। जितना ट्रांजैक्शन हो सकता है उतना क्रेडिट कार्ड से करिए और तुरंत उसका जैसे ही बिलिंग साइकिल आता है आप पे करिए, तो सिबिल स्कोर इंप्रूव भी होता है उससे। ओके, चलिए, तो तमाम बातें आपको बताई गई हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। सवाल करते हैं शामिल, और पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं ध्यानेश्वर पाटिल। ध्यानेश्वर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैडम। मैंने एक्चुअली सवाल ये था कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए था, और बच्चों का जो पढ़ाई है उसके लिए 50 लाख का कॉर्पस चाहिए। तो एक्चुअली मेरा अभी करंट ऑनगोइंग 6000 का SIP है, और मैं 5000 का और बढ़ाना चाहता हूँ, 5000 में 6000 और। तो मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में 2-4 SIP चालू है मेरी, तो आप जरा देख के बता सकते हैं कि ये सही है या फिर इसमें और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या कैसे? पूछ लेते हैं फिलहाल। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताइए, अभी आपका कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट हो चुका है, कब से आप ये SIP कर रहे हैं? ये अभी 2 साल से कर रहा हूँ, अगर 1.5 लाख तक SIP मतलब कॉर्पस जमा हो चुका है। ओके, 1.5 लाख के आसपास कॉर्पस जमा हो चुका है, 6000 रुपए महीने की SIP कर रहे हैं, और जैसे इन्होंने बताया इनका गोल, फिलहाल इनके पास एक्सेस ब्लू चिप है 500 रुपए महीना। इसके अलावा ये कैनरा रोबो को ब्लू चिप में डाल रहे हैं, यहाँ 1000 रुपए महीना है। इसके अलावा क्वांट मिड कैप में 1000 रुपीज 1500 पर मंथ, SBI स्मॉल कैप, एक्सेस स्मॉल कैप और पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 1000 ईच डाल रहे हैं। टोटल 6000 के SIP है, और जो इनका गोल है वो 50 लाख का है बच्चों की एजुकेशन के लिए। 25 इयर्स के होराइजन लेकर चल रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का टारगेट है। तो 2 विजन है, 2 गोल्स हैं, लेकिन क्या सजेशन, कितना और इनको इंक्रीज करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन? पाटिल जी, 6000 से अगर आप करते हैं और यदि आप अपना जो अवधि आप जो बता रहे हैं 25 साल की, अगर उसमें कंटिन्यू करते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा। यदि मैं 12% से लेता हूँ, 15 से लूंगा तो हो सकता है वो 1.25 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, लेकिन कंजर्वेटिव होकर 12% की अगर दर से आप 1 करोड़ 10 लाख बनेगा। टारगेट आपका 1.5 करोड़ का है, तो उसके लिए आपको एडिशनल सिप्स की जरूरत पड़ेगी। बट जैसा आपने अभी खुद बोला ही है कि आप 6000 का सिप और कर सकते हैं, तो यदि 12000 का सिप कर देंगे तो आपका कंफर्टेबली दोनों टारगेट पूरे हो जाएंगे एज फार एज टारगेट इज कंसर्न। फंड्स की जहां तक बात है तो आप एक्सिस स्मॉल कैप को बंद करके एक्सिस जो ब्लू चिप आपने रखा है उसको आप टॉप अप कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। SBI स्मॉल कैप रखिए, उसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी वाले फंड्स आपको मैं सलाह दूंगा कि आप बंद कर दीजिए। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में आप स्विच कर दीजिए, जो कैनरा रोबेको का आपका फंड है, और उसके अलावा आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप एक फंड ले लीजिए। अगर ये 5-6 फंड जो है इसमें आप पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं तो आपका टारगेट अच्छे से पूरा हो जाएगा, और ये फंड्स की काफी हिस्ट्री जो है वो गुड रिटर्न्स के हिसाब से मानी जाती है। ओके, तो आप कुछ सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े से चेंजेस आपको करने हैं। एक्सेस स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। इसके अलावा आप एक्सेस ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और SBI स्मॉल कैप, इन फंड्स को होल्ड कर सकते हैं। बाकी कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं जिसमें आप एक्सेस स्मॉल कैप से निकल सकते हैं। मेरे एसेट मिड कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, ये कुछ फंड्स हैं जो आपको सजेस्ट किए गए हैं। अच्छा, रही बात आपके गोल की, तो जो आप SIP कर रहे हैं 70 लाख रुपए के आसपास का आप एक्यूमुलेशन कर लेंगे, तो एक आइडिया आप दे सकते हैं विकास जी कि अगर इनको अपना 1 करोड़ प्लस 50 लाख 1.5 करोड़ का टारगेट पूरा करना है तो ये कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनको? 25 ईयर्स के होराइजन ही अगर हम रफली मान के चलें तो कितना और इन्वेस्ट, और नया जो पोर्टफोलियो है जो आपने फंड्स बताए हैं, ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ फंड्स ये रखे पोर्टफोलियो में?
सो देखिए, जैसे इनका कैनरा रोबेको का फंड जो था स्मॉल कैप, मैंने बोला इमर्जिंग में लगा लीजिए, तो कैनरा रोबेको इनका ऑलरेडी जो चल रहा है वो पराग पारिक, एसबीआई 3 हो गया, एक्सिस 4 हो गया। उसके अलावा मिड कैप स्पेस में मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि आप मेरे एसेट मिड कैप कर लीजिए, एंड लास्ट अपना जो टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये 5 से 6 फंड आर मोर देन इनफ, इसके बियॉन्ड इनको जाना नहीं चाहिए। और जो एसआईपी है ये अपना डबल कर दीजिए, क्योंकि अभी तो आप 6,000 का कर रहे हैं, 6 का और करेंगे तो ही जाके इनका 1.5 करोड़ का टारगेट पूरा होगा। यदि ये नहीं करेंगे तो फिर आपको अपना जो टारगेट है वो 4-5 साल से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब आप 25 के बदले 30 साल में वो टारगेट पूरा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना एसआईपी बढ़ाइए, और जब कभी करेक्शन हो तो आप बीच में टॉप अप कर दीजिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप 1.5 करोड़, बिकॉज इन्फ्लेशन आप अगर फैक्टर इन करेंगे तो हो सकता है 1.5 करोड़ भी इनको कम पड़े 25 साल के बाद। तो इसलिए जितना अच्छा हो, जितनी जल्दी हो, अपना एसआईपी बढ़ा दीजिए, और करेक्शंस के टाइम में छोटा छोटा टॉप अप करिए, और ये जो 6 फंड्स आपको दिए हैं आप इसमें वो बने रहिए। सुनील आर्य हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार सर। सर मेरे पास जो है मेरा कॉर्पस इस समय जो करंटली अवेलेबल है वो 13,84,000 का है ऑलमोस्ट, और 26,500 रुपए का मेरा टोटल एसआईपी चलता है। मेरा टाइम ओरिजिन है 13 ईयर, और गोल है मेरा 2 करोड़। ये मेरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन है। लेकिन मेरा जो एसआईपी है उसका रिव्यू मुझे कराना है, और ये पूछना है कि मेरा इसी एसआईपी के साथ कितना पैसा 13 साल के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या मुझे 2 करोड़ के गोल के लिए इन एसआईपीज में कुछ फंड में चेंजेस की जरूरत है क्या सर, या एडिशनल अमाउंट डालने की जरूरत है क्या। अभी मेरे फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 2,500 रुपए पर मंथ, क्वांट स्मॉल कैप 2,500 पर मंथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, आईसीआई ब्लू चिप 2,000 पर मंथ, एचडीएफसी मिड कैप 3,000 पर मंथ, आईसीआई यूएस ब्लू चिप 2,500 रुपए मतलब 2,500 पर मंथ, एंड आईसीआई नेस्डेक 100 भी 2,500 रुपया पर मंथ ही है। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 2,000 है, यूटीआई का एमएनसी फंड 2,000 है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज मेरे पास 2,500 का है जी। ठीक है, तो इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो तो बता दिया। 26,500 की एसआईपी है, 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। सवाल क्लियर है कि कितना कॉर्पस से एक्यूमुलेट कर पाएंगे 2 करोड़ मौजूदा एसआईपी से। 13 साल का ये होराइजन लेकर चल रहे हैं, क्या सजेशन इनके लिए। सुनील जी, 13 साल में अगर आप ये जो आपने पूछा था कि 26,500 प्लस 13,84,000 का आपका जो कॉर्पस है, अगेन मैं अगर 12% से कैलकुलेट करूंगा तो 1 करोड़ 60 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा। बट आपने बोला कि आपका जो रियल टारगेट है वो 2 करोड़ का है, तो उसके लिए फिर आपको 38,000 का सिप करना पड़ेगा, यानी 11,500 का सिप बढ़ाना पड़ेगा। वो आप इमीडिएटली बढ़ाते हैं या धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे, तो फिर बीच में अगर आपको कभी कैश फ्लोज बढ़ते हैं आपके, यदि आप बिजनेस करते हैं, अगर प्रॉफिट ज्यादा होते हैं तो, या फिर आपको कोई बोनसेस आते हैं जॉब, तो वो जो पैसा एडिशनल आपको इनफ्लोज आए उसमें ये फंड्स में टॉप अप कर दीजिए। आपके फंड्स की लिस्ट बहुत लंबी है, तो मतलब आप थोड़ा कट शॉर्ट करिए। फंड्स की इतनी लंबी लिस्ट कभी भी आपको पोर्टफोलियो के जो टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए इतनी सहायक नहीं होती है। अच्छे फंड्स लीजिए और उसको वॉल्यूम बढ़ाइए, यानी कि उसमें टॉप अप करिए। सो एग्जांपल के तौर पे जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, कुछ फंड्स उसमें अच्छे हैं, जैसे मैं आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बहुत अच्छे फंड्स हैं, इनको आप कंटिन्यू करिए। यूटीआई एमएनसी फंड है, देखिए मल्टीनेशनल कंपनी जो फंड है एमएनसी फंड है ये अच्छा, लेकिन बहुत लंबे समय से मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और थोड़ा सा थीमेटिक फंड है ये, तो कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स ओनली मल्टीनेशनल कंपनीज है। इसके बदले में आपको यूटीआई का वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसमें आपको स्विच करने की सलाह दूंगा। तो आपने जो अभी सिप किए हैं, आप वो सिप को बंद करें और विड्रॉ एकदम से ना करें, बिकॉज आपको लॉक इन भी देखना है उसका क्या है, एग्जिट लोड नहीं लगना चाहिए, और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट अब मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि जो 5 से 6 फंड मैं आपको बताऊंगा, आप वो वाले फंड्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। सो अगेन, जैसे आपने आईसीआईसीआई का बताया, तो आईसीआईसीआई का जो नैस्डैक फंड है उसकी जगह आप आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए। यूटीआई एमएनसी की जगह यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप जो फंड है उसमें आप कैनरा इमर्जिंग इक्विटीज फंड ले लीजिए, बहुत अच्छा फंड है, उसमें आपको थोड़ा छोटी कंपनीज का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की जगह आप एचडीएफसी फोकस 30 लीजिए। तो ये 5 से 6 फंड का आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्योंकि आपका ये 13 साल का होराइजन है। यदि आप इमीडिएटली अगर अपना नहीं एसआईपी का अमाउंट बढ़ा पाए, तो फिर एटलीस्ट आपको 15 से 16 साल तक का टाइम होराइजन करना पड़ेगा, रादर देन
13 साल। और जैसा मैंने बोला कि 12% की रिटर्न से मैंने कैलकुलेशन किया है, रिटर्न यदि 15% या 16% के हिसाब से आई तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो अचीव भी हो सकता है, बट फिर वो कट टू कट सिचुएशन रहेगा। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। 1.5 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे इस पोर्टफोलियो से, और 38,000 के आसपास की एसआईपी करनी पड़ेगी अगर आपको अपने 2 करोड़ के टारगेट हासिल करने हैं। तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर थोड़े से सजेशंस दिए गए हैं। आपको कैनरा रोबो को स्मॉल कैप से निकलना है, उसकी जगह आप कैनरा रोबो को इमर्जिंग इक्विटी ले सकते हैं। आईसीआईसीआई ब्लू चिप से निकलना है, उसकी जगह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटीज फंड आप खरीद सकते हैं। साथ ही बाकी जो फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में उसको लेकर अगर बातचीत करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आप बने रहिए, एसबीआई कॉन्ट्रा में बने रहिए, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज आप एक ऐड कर सकते हैं, और यूटीआई एमएनसी से भी निकलने की सलाह है। तो ये रहा है आपके पोर्टफोलियो पर। चलिए, तो ये तो सजेशन रहा सुनील के लिए। अच्छा, एक चीज और जो आपने चेंजेस बताए गए हैं, जो एलोकेशन करें ये एसआईपी का, यानी 38,000 के एसआईपी का, वो इन सभी फंड्स में बराबर एलोकेशन करें। फंड्स मतलब जितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्वली हर फंड में करें। इक्वली कर भी सकते हैं, बिकॉज जो मैंने फंड्स की आपको इनको सजेशन दी है, बिकॉज उसमें एक स्मॉल कैप फंड भी रहेगा, उसमें एक फोकस्ड अप्रोच वाला फंड रहेगा, इसमें एक वैल्यू थीम वाला फंड रहेगा, और हर एक फंड का जो हमने सजेशन दिया है वो अलग एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल या अलग अलग फिलोसफी का है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट हाँ, स्मॉल कैप फंड्स जैसे आपका एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, और आपका जैसे मैंने अभी बताया कि कैन रोबेको स्मॉल कैप से कैन रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड करें, तो उसमें जो एक्सपोजर आपका जो ओवरऑल चारों पांचों फंड का जो एक्सपोजर है वो आपका 15-20% के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका स्मॉल कैप और मिड कैप वाले पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा आप उसको करें, बिकॉज अल्टीमेटली आपने 12-13 साल का टाइम होराइजन दिया हुआ है। 20-25 साल का हो तो फिर आदमी थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लिटिल अग्रेसिव फंड्स। बट जैसा मैंने बताया कि ये 6 फंड्स, हर एक फंड की एक अपनी फिलोसफी है और बहुत यूनिकनेस के हिसाब से आपको ये फंड सजेस्ट किया। चलिए ठीक है, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए, और उस हिसाब से बदलाव कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए। रुक रहे हैं, सिखाते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ विकासपुरी मौजूद है यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फटाफट से सवाल ले लेते हैं, और सवाल हमें भेजा है मोहम्मद जावेद ने ईमेल के थ्रू, और जो इन्होंने क्वेश्चन हमें भेजा है इनका ये है कि फिलहाल जो फंड्स इनके पास हैं वो एचडीएफसी मल्टी कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नेस्डेक है, और तीनों में ही ये 1000 रुपीज पर मंथ डाल रहे हैं, यानी 3,000 के आसपास की इनकी एसआईपी है। तो यही जानना चाहते हैं कि तीनों ही फंड्स इनके जो पोर्टफोलियो में शामिल हैं वो कैसे हैं, क्या इन्हीं फंड्स में ये इन्वेस्टेड रहें, और अगर कभी इनको एडिशन करना हो तो किन और फंड्स को ये ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। जावेद जी, आपके जो तीनों फंड्स हैं उसमें एक नैस्डैक फंड जो आपने लिया है वो बेसिकली इंटरनेशनल फंड है, यानी कि वो जनरली यूएस मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी, और मौजूदा परिस्थिति देखें तो थोड़ा सा आई थिंक इंडिया इज डूइंग बेटर देन अदर्स, मैं इस तरीके से बोलूंगा, क्योंकि वो मालूम नहीं कि यूएस मार्केट्स या यूरोपियन मार्केट्स वो कब सुधरेंगी और कब वो अच्छी रिटर्न देंगी। अभी जो आपने इन्वेस्ट किया है वो उतना तक ठीक है, आई डोंट रिकमेंड कि आप उसको विड्रॉ करिए, बट आईसीआईसीआई प्रू नैस्डैक की जगह पे आप आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए। बाकी जो 2 फंड्स हैं आपके एसबीआई स्मॉल कैप और एचडीएफसी मल्टी कैप, वो आप कंटिन्यू रखें। इसके अलावा यदि आपको फंड ऐड करने हैं तो टाटा लार्ज एंड मिड कैप एक फंड है जो आप ऐड कर सकते हैं। एग्रेसिव बेट लेना चाहते हैं, आपका टाइम होराइजन अगर लंबा है तो मेरे एसेट मिड कैप फंड भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने ये नहीं पूछा है कि आपका बताया कि आपका गोल क्या है, बट मैं जनरल एक आपको आइडिया दे दूं कि 3,000 की सिप यदि आप 10 साल के लिए करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपए आपका कॉर्पस बनेगा, और यही 3,000 का सिप आप 10 के बदले अगर 15 साल के लिए करते हैं तो 7 के बदले आपका कॉर्पस 15 लाख के आसपास का बनता है, और यही आप और 5 साल से अपने अगर टाइम होराइजन बढ़ा देते हैं यानी कि 20 साल, तो 3,000 का सिर्फ 20 साल के लिए करेंगे तो 30 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा। अगेन ये कैलकुलेशन मैंने 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताया है। यदि 15% का रिटर्न होगा तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट या कॉर्पस जो है वो 35-38 लाख के आसपास भी बन सकता है। तो ये एक जनरल व्यू है जो आई वुड लाइक टू शेयर विद।
ठीक है, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, नए एडिशन के हिसाब से भी आपको राय दी गई है। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स और इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं नए फंड्स के साथ, तो बताइए उनके लिए क्या सजेशन रहेगा विकास जी, किन फंड्स के साथ बिगनर्स अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं? दीपाली जी, जैसा मैंने ये अपने जो क्वेरीज थी उनमें इन सब फंड्स का नाम लिया ही था। SBI कॉन्ट्रा इज वन फंड जो लिया जा सकता है, मेरे एसेट मिड कैप फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड HDFC फोकस 30 फंड। तो ये 4 फंड ले सकते हैं। ये चारों फंड का अलग एक फिलॉसफी है, फंड मैनेजर का अलग मिक्स ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा पोर्टफोलियो है जो एक नए अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो अपना पोर्टफोलियो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हैं फंड्स विकास जी की चॉइसेस। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया विकास जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।